हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रोहन के पिता का निधन उसके बचपन में ही हो गया था। उसके बाद उसकी माँ ने उसे बड़े ही लाड़ प्यार से पाल पोस के बड़ा किया था। और आखिर करती भी क्यों ना, क्योंकि भाई उमा का तो रोहन एक लौता बेटा था, जिस वजह से उमा अपने बेटे पर जान निसार करती थी और उसे अपनी आंखों पर बिठा कर रखती थी। एक दिन रोहन आकर खुशी से अपनी माँ से बोलता है, माँ, तुम मुझे कितना प्यार करती हो, मेरी सब बात भी मानती हो। क्यों नहीं मानूंगी, तू तो मेरी जान है। अच्छा, तो मुझे एक ऐसी चीज चाहिए जिसे मांगने के बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगा। फिर तो जरूर कुछ स्पेशल चीज होगी। चल बता, ऐसी क्या चीज है जो मेरे बेटे को चाहिए। रोहन उमा को हिमानी के बारे में बताता है। हिमानी और रोहन साथ में काम करते हैं और उनके इस साथ को 4 साल हो गए थे और धीरे धीरे अब उनकी दोस्ती प्यार में भी बदल चुकी थी और इस बात का उन्हें खुद पता नहीं चला था। और अब वो वक्त आ गया था जब उन दोनों ने शादी का फैसला कर लिया था। उमा रोहन की बात सुनकर बोलती है, अगर मेरे लाडले को वही पसंद है तो अब वही आएगी मेरे घर में। अगर वो नहीं मानी तो मैं अपने लाडले के लिए उसे उठा कर ले आऊंगी। दोनों हंसने लगते हैं और आखिरकार रोहन हिमानी को अपनी माँ से मिलवाने लेकर आता है, जिसके बाद हिमानी को देखते ही उमा शादी के लिए हाँ कर देती है और दोनों की शादी की तैयारी शुरू होने लगती है। तभी एक दिन रोहन को टिंडे खाता देखकर उमा बोलती है, क्या बात है बेटा, तू तो टिंडे नहीं खाता, फिर आज कैसे? माँ, हिमानी ने बोला है कि टिंडे सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए मैंने खाने चालू कर दिए। रोहन की बात सुनकर उमा सदमे में चली जाती है और उसे ये आभास होने लगता है कि जैसे उसके बेटे को कोई उससे चुरा रहा है। जैसे जैसे शादी के दिन पास आ रहे थे, उमा को लगता है कि उसका बेटा उससे दूर जा रहा है। तभी एक दिन उमा रोहन से बोलती है, बेटा मुझे मंदिर जाना है, प्लीज मुझे ले चल। माँ, मैं ले तो जाता, लेकिन मुझे हिमानी को शादी का लहंगा दिलवाने जाना है। आप तो जानती है ना, वो मेरे बिना कहीं नहीं जाती। ये बात सुनकर उमा का दिल बुरी तरह टूट जाता है और वो कुछ नहीं कहती। तभी कुछ मिनट बाद रोहन फिर से उमा के पास आता है और बोलता है, चलो माँ, मंदिर चलते हैं। देखा, मेरा बेटा तो मेरा है। मैं भी ना खामखा शक कर रही थी। पर बेटा तुझे तो बाहर जाना था, अब तू अचानक कैसे मान गया? अरे माँ, हिमानी ने बोला कि पहले माँ को मंदिर ले जाओ, लहंगा लेने हम शाम को चले जाएंगे, बस इसीलिए। हे भगवान, इसका मतलब ये मुझे मंदिर उस जादूगरनी के हुक्म से लेकर जा रहा था। रहने दे बेटा, मैं खुद चली जाऊंगी। इतना कहकर उमा अकेले ही मंदिर निकल जाती है और रोहन शाम को हिमानी को शादी का लहंगा दिलवाने जाता है। जिसके अगले दिन उमा रोहन से बोलती है, अच्छा बेटा एक बात बता, अगर मैं और हिमानी एक नाव में बैठे हैं और नाव डूब रही हो तो तू किसे बचाएगा पहले? माँ, ये कैसा सवाल कर रही हो आप? चुपचाप जो पूछा है वो बता। माँ, मैं दोनों को बचाऊंगा। और अगर तू किसी एक को ही बचा सका तो? फिर मैं नाव को बचाऊंगा, क्योंकि आप दोनों बैठे तो नाव में ही हो ना। नाव बची तो दोनों बचे। परवर कुछ नहीं माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लेकर आओ ना। दिन बीतते हैं, जिसके कुछ दिन बाद में बड़ी धूमधाम से हिमानी और रोहन की शादी हो जाती है। उमा ने कभी हिमानी से ढंग से बात तक नहीं की थी, लेकिन उमा के मन में ये विचार आ गया था कि हिमानी रोहन को उससे चुराना चाहती है। दिन बीतते जाते हैं और एक दिन रोहन उमा से बोलता है, माँ, मैं हिमानी को शिमला घुमाने लेकर जा रहा हूँ। मुझे तो आज तक पड़ोस तक घुमा के नहीं लाया और ये शिमला लेकर जा रहा है। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। मैं कौन होती हूँ किसी को कुछ बताने वाली? क्या माँ, आप भी कितना मजाक करती हो। रोहन अपने कमरे में चला जाता है और जाकर सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ उमा को सपने में हिमानी दिखाई देती है, जो रोहन से पैर दबवा रही होती है और बोलती है, तेरा बेटा अब मेरा है, मैं इस पर राज करूंगी, बचा सकती है तो बचा ले। सपने में ये देखकर उमा की आंख खुल जाती है और वो बहुत बीमार पड़ जाती है, साथ ही साथ दर्द में करहाने लगती है। थोड़ी देर बाद में वहाँ हिमानी आती है और उमा को ऐसे हाल में देखकर बोलती है, अरे माँ जी, क्या हो गया आपको? आपको तो बुखार है, चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं बेटा, रहने दे।
तुमको कल शिमला जाना है ना, तो जाओ जाकर सो जाओ। माँ जी कैसी बातें कर रही हैं आप तो मेरी माँ जैसी हैं। आप बीमार हैं और मैं घूमने की सोचूं, कभी भी नहीं। हिमानी उमा को डॉक्टर के पास लेके जाती है और घर आकर पूरी रात उमा की सेवा करती है। इसी के साथ उमा के सरहाने ही सो जाती है। जैसे ही सुबह होती है, उमा को कुछ अच्छा महसूस होता है और वो हिमानी को जगा के बोलती है, बेटा उठ, सुबह हो गई, अब मैं ठीक हूँ, तू जाकर सो जा। सारी रात अपनी सास उमा की सेवा करके उमा के जगाने पर हिमानी उठने के बाद अपने रूम में जाकर सो जाती है। और आखिर सोए भी क्यों ना, पूरी रात उमा की सेवा करके वो बहुत ज्यादा थक गई थी। सोने से पहले हिमानी अपने पति रोहन को जगा देती है और रात को उमा के साथ जो कुछ हुआ वो सब बताकर सो जाती है। जिसके कुछ देर बाद में रोहन घबराकर अपनी माँ के कमरे में जाता है और उसे बोलता है, माँ आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि रात को आपकी इतनी तबीयत खराब थी, ना मुझे जगाया। बेटा तू थक कर आया था और तुझे आज शिमला के लिए निकलना है, इसीलिए मैंने तुझे परेशान नहीं किया। माँ मेरे लिए तुम पहले हो, ना ही मेरा काम, ना शिमला और ना हिमानी। हाँ मेरे लाल। उमा को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है और वो अपने आंसू पोंछ लेती है। जिसके बाद वो रोहन से बोलती है, अच्छा ये बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? हिमानी को जगा, तुझे निकलना नहीं है क्या? नहीं माँ, कोई शिमला नहीं जा रहा। आपकी बहू मुझे जगाकर खुद ये बोलकर सोई है कि जब तक माँ की तबीयत ठीक ना हो हम शिमला नहीं जाएंगे। उमा जैसे ही ये बात सुनती है वो राहत की सांस लेती है, क्योंकि अब वो ये जान गई थी कि हिमानी उसका बेटा नहीं छीनना चाहती और उसका बेटा सिर्फ उसका है। दिन बीतते हैं और अब उमा बिल्कुल सही हो जाती है। जिसके बाद वो हिमानी और रोहन से बोलती है, देखो बच्चों, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब तुम दोनों शिमला जाकर घूम आओ। शिमला तो हम जाएंगे, लेकिन आपके साथ। आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, आपको अकेले छोड़कर कैसे चले जाएं? मेरे साथ? हाँ माँ, आपको तो मैं आज तक पड़ोस भी नहीं घुमा कर लाया और अब अपनी बीवी को शिमला ले गया तो आपको तो यही लगेगा ना कि आपका बेटा अब उसका है, और मैं ये नहीं चाहता। उमा को ये कहने के बाद रोहन मुस्कुराता हुआ धीरे से उमा के करीब जाता है। इसी के साथ उसके करीब जाकर उमा के कान में रोहन धीरे से बोलता है, माँ अगर नाव में आप दोनों डूब रहे होंगे ना तो सबसे पहले आपको ही बचाऊंगा। ये सुनकर उमा हंस पड़ती है और उसके सारे डाउट्स दूर हो जाते हैं और अब वो ये बात समझ गई थी कि उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। अमन काम से थका हारा घर आकर बैठ जाता है और अपनी पत्नी आनंदी को आवाज लगाते हुए बोलता है, आनंदी पानी दे दो जरा। कुछ देर तक जब आनंदी नहीं आती तो अमन एक बार फिर से उसको आवाज लगाते हुए बोलता है, आनंदी सुन लो ना, कानों में रुई ठूस रखी है क्या? अरे यार मैं तो भूल ही गया था, उस बहरी को तो ऊंचा सुनाई देता है, मुझे खुद ही जाना पड़ेगा पानी लेने। अमन खुद ही पानी लेने के लिए उठता है। इतने में उसकी माँ अनुराधा पानी लेकर आती है और उसको देते हुए बोलती है, बेटा तू रोज रोज भूल जाता है क्या कि बहू के कानपुर में हड़ताल है? हाँ माँ क्या करूँ, याद ही नहीं रहता, और ऊपर से इस बहरी के चक्कर में चिल्ला चिल्ला के मेरा गला खराब हो जाता है। हाँ बेटा, मैं खुद उस दिन को कोसती हूँ जब हम इसे देखने गए थे और बिना जांचे परखे इस बहरी को अपने घर ले आई बहू बनाकर। आनंदी सुनैना की इकलौती संतान थी। अपने पति की मौत के बाद उसने आनंदी को बड़े ही लाड प्यार से पाला था, लेकिन वो अपनी बेटी की एक कमी को कभी ठीक नहीं कर पाई और वो थी उसके ऊंचे सुनने की बीमारी। आनंदी को जब तक कोई बात चिल्लाकर ना बोली जाए उसके कान के पर्दों पर कोई असर नहीं होता था, लेकिन आनंदी की शादी के लिए रिश्ता आने पर उसकी माँ किसी भी तरह अपनी बेटी की शादी फिक्स कराना चाहती थी, जिसके लिए वो आनंदी के पास जाकर उससे बोलती है, आनंदी कल तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तो तू उनके सवालों के जवाब बस हाँ हाँ जी और ठीके में ही दियो, समझी? क्या माँ तुम गंजी हो रही हो, पर क्यों? अरे नहीं, कल सिर्फ हाँ जी ठीके बोलियो ये कह रही हूँ। हैं? पी कर आओ? नहीं नहीं माँ, मैं नहीं पीती, ये आदत सही नहीं है। हे भगवान, इसको समझाते समझाते कहीं मैं ही ना टपक जाऊं।
सुनैना सारी बातें एक पेपर पर लिखकर आनंदी को समझा देती है। आनंदी के बहरेपन की वजह से पहले कई लड़के वाले उसको रिजेक्ट करके जा चुके थे, इसीलिए इस बार सुनैना ने पूरी तैयारी के साथ आनंदी को अगले दिन के लिए सारी बातें समझा दी थी। अगली सुबह जब अमन नाम का लड़का अपनी माँ अनुराधा के साथ आनंदी को देखने उसके घर आता है, जहाँ लड़के की माँ आनंदी से बोलती है, बेटा खाना वाना बना लेती हो? हाँ जी। बेटा अमन तू भी कुछ पूछ ले। आपको मैं पसंद हूँ? हाँ। अरे वाह बहन जी, अब तो रिश्ता पक्का हो गया। कुछ ही समय के बाद आनंदी और अमन की शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी जाती है। ससुराल में आकर कुछ समय तो आनंदी खुशी खुशी गुजार लेती है, लेकिन उसकी मुंह दिखाई के दिन आस पड़ोस की सारी औरतें जब उनके घर आती हैं, जहां पर अनुराधा की एक पड़ोसन भावना आनंदी की मुंह दिखाई के बाद उससे बोलती है, अनुराधा बहन बहुत दिखने में तो सर्वगुण संपन्न है, अब जरा आवाज भी सुना दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, अरे बहू जरा इन सबको एक भजन तो सुना दे। अनुराधा के बोलने पर आनंदी कोई जवाब नहीं देती। तब वो थोड़े गुस्से में उससे बोलती है, अरे बहू कोई भजन सुना दे इन्हें। क्या माँ जी, मंजन कर लो? अरे इस समय कौन मंजन करता है? अरे मंजन नहीं भजन, भजन सुना दे इन्हें। विसर्जन? अरे किसका विसर्जन करना है? आनंदी की इस बात पर सारी औरतें हंसने लगती हैं। इतने में वहाँ पर अमन आता है और सबको ऐसे हंसते देखकर बोलता है, अरे माँ, ये सब हंस क्यों रहे हैं? कोई जोक सुनाया है क्या आनंदी ने? अरे अमन बेटा, जोक तो तब सुनाएगी ना जब उसको कुछ सुनाई देगा। मतलब मेरे कुछ समझ नहीं आया। मतलब मैं बताती हूँ, तेरी बीबी का कान खराब है। अरे इतनी देर से बोल रही हूँ इसको कि भजन सुना दे, भजन सुना दे, मगर ये महारानी को भजन के अलावा सब कुछ सुनाई दे रहा है। अरे अमन जी देखिए, माँ जी पता नहीं मुझे किसका विसर्जन करने के लिए कह रही है। अरे अभी तो गणपति महोत्सव में भी बहुत समय है, फिर किसका विसर्जन करना है? अरे मेरी अस्थियों का, जा जाकर करा। हाय हाय माँ जी, किसकी अस्थियों का विसर्जन करना है? चुप हो जाओ बहरी कहीं की, कानों में मिट्टी का तेल डाल के आग लगा लो, क्योंकि सुनने का तो काम इनसे होता नहीं है। आनंदी के ना सुनने वाली समस्या का ऐसे सबके सामने पता लगने से अनुराधा की काफी ज्यादा बेइज्जती होती है। आसपास की औरतें आए दिन उसको बहरी बहू लाने का ताना मारने लगती हैं। बताओ जरा, पूरे मोहल्ले में हमारी खिल्ली उड़वा दी, ऐसा दोबारा ना हो इसलिए मुझे लगता है कि इसकी माँ को बुलाकर पूछ लेना चाहिए हमें कि उन्होंने हमसे झूठ क्यों बोला। अरे बताया क्यों नहीं कि उनकी लड़की बहरी है। हाँ माँ, सासू माँ को अभी फोन करता हूँ। अमन अपनी सास को फोन करके अगले दिन अपने घर आने को कहता है। जब सुनैना अपनी बेटी के ससुराल आती है तो उसके आते ही अनुराधा उस पर चढ़ते हुए बोलती है, सुनैना बहन जी, ऐसा धोखाधड़ी का काम करते हुए आपको शर्म नहीं आई क्या? अरे बताया क्यों नहीं कि आपकी लड़की बहरी है? जी ऐसा नहीं है, वो बस आनंदी को ऊंचा सुनाई देता है, बहरी नहीं है वो। बस बस बहन जी, अभी भी झूठ बोल रही हो आप। जरा बुलाना अपनी आनंदी को, हम भी देखें जरा ऊंचा सुनती है या बहरी है वो। सुनैना आनंदी को बुलाने के लिए आवाज लगाती है, लेकिन वो नहीं आती। ये देखकर अनुराधा कहती है, हो गया यकीन, अब आप अपनी बहरी बेटी को ले जाओ, हमें नहीं रखना उसे अपने घर में। सुनैना अपनी समधन के सामने हाथ जोड़े प्रार्थना कर रही होती है। इतने में आनंदी बाहर आती है और अपनी माँ को ऐसे सास के आगे गिड़गिड़ाते हुए देखकर वो बोलती है, माँ आप माँ जी के सामने हाथ क्यों जोड़ रही हैं? बेटी तेरा घर बचाने के लिए मुझे नाक भी रगड़नी पड़े तो मैं रगड़ दूंगी। आनंदी को सुनैना की बातें तो नहीं सुनाई देती, लेकिन वो अपनी माँ के आंसुओं को देखकर समझ जाती है कि मामला आखिर उसके कम सुनने वाली बीमारी को लेकर ही है, जिसके लिए वो अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए बोलती है, अमन जी, माँ जी, आप लोगों ने मेरी माँ को यहाँ मेरी बीमारी के चलते बुलाया है ना? अरे कैसे लोग हैं आप? मेरे बहरेपन के कारण आप मेरी माँ से हाथ जुड़वा रहे हैं। क्या मैंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में कोई कसर छोड़ी है? आपकी सेवा में कोई कमी छोड़ी है? एक सुनाई ही तो कम देता है ना, लेकिन आप लोगों की सेवा में तो कोई कसर नहीं की मैंने। आनंदी बेटी, कोई फायदा नहीं है इनको समझाने का, तू चल वापस अपने घर। हम माँ बेटी एक साथ ही अपनी बाकी की जिंदगी भी निकाल लेंगे। ठीक है माँ, चलो।
आनंदी को अपनी माँ की बात का जवाब देता देख अमन बोलता है। इसको ये कैसे सुनाई दिया? आपने तो बहुत धीरे बोला था। जहाँ रिश्ता दिल का होता है ना बेटा, वहाँ आवाज आए बिना भी बातें समझ आ जाती हैं। सुनैना अपनी बेटी को लेकर वहाँ से जाने लगती है कि तभी अमन आनंदी का हाथ पकड़ते हुए बोलता है। मुझे माफ कर दो, मैंने आपके ऊपर धोखेबाजी के इल्जाम लगाए। मुझे आनंदी को समझना चाहिए था, पर उल्टा मैंने उसे बुरा भला कहा। लेकिन मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। साथ ही ये बीमारी इतनी बड़ी नहीं है कि इसकी वजह से मैं अपनी इतनी अच्छी पत्नी को छोड़ दूं। अमन की ये बातें सुनकर सुनैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहीं पर रुक जाती है। कुछ समय बाद अमन अपनी बीवी को कानों के स्पेशलिस्ट के पास ले जाता है, जहां आनंदी को कानों की मशीन लगवा दी जाती है, जिसके बाद उसकी सुनने की शक्ति वापस आ जाती है और फिर कभी भी उसकी ना सुनने की बीमारी को लेकर उसका कोई भी मजाक नहीं बनाता। कोमल एक वर्किंग विमेन थी जो अपने पति विहान और सास ममता के साथ एक फ्लैट में रहती थी। उसके काम करने से उसकी सास को शुरू से ही ऐतराज था, क्योंकि कोमल अपने ऑफिस के काम के चलते घर के कामों पर ध्यान नहीं दे पाती थी, जिसके कारण ममता और उसके बीच में कभी कभी कहासुनी भी हो जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन कोमल सुबह लेट हो रही होती है, जिसके कारण वो नाश्ता तैयार नहीं कर पाती, जिस पर उसकी सास ममता बोलती है। बहू, आज नाश्ता नहीं बनाया क्या तूने? मम्मी जी, वो कल ऑफिस में बहुत काम था, इसीलिए उठने में थोड़ी देरी हो गई। पर आप चिंता मत कीजिए, मैंने विहान जी के लिए लंच में सैंडविच रख दिए हैं और मैं बाहर से कुछ खा लूंगी। हाँ हाँ बहू, बहुत बढ़िया। और मैं तो गुरुद्वारे चली जाऊंगी, है ना? क्योंकि इस घर में तो तू और तेरा पति ही रहता है ना। ये बुढ़िया तो किसी को नजर ही नहीं आती। अरे मुझे समझ नहीं आता मम्मी जी, अगर एक दिन आप नाश्ता खुद से बनाकर खा लेंगी तो कोई पहाड़ टूट जाएगा क्या? हाँ हाँ, तो कोई एहसान नहीं करती मुझ पे, समझी? हर बहू करती है, बल्कि ये तो तेरा फर्ज है, समझी? तुझे तो तेरा ऑफिस और काम ही ज्यादा प्यारा है ना? अब आप सुबह सुबह मुझे ये फर्ज का लेक्चर ना देना तो ज्यादा अच्छा है। वैसे भी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। इतना बोलकर गुस्से में कोमल ऑफिस के लिए निकल जाती है। कुछ ही देर के बाद वो ऑफिस पहुंचकर अपना काम करने लगती है कि तभी वो देखती है कि उसकी टेबल पर एक गिफ्ट रखा है, जिस पर लिखा होता है, फॉर माई लव कोमल फ्रॉम तुम्हारा प्रेमी। ये सब पढ़कर वो हैरान होती है, जिसके बाद वो उस गिफ्ट को ओपन करती है तो उसमें रेड रोसेस का एक बुके होता है और उसके साथ एक चिट्ठी होती है, जिस पर एक शायरी लिखी होती है। दिल की धड़कन मेरी हर सदा तू, मेरी पहली और आखिरी वफा तू, चाहा तुझे चाहत से भी बढ़कर, मेरी चाहत और चाहत की इंतहा तू। जिसे पढ़कर वो अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। ऐसे ही एक दिन कोमल ऑफिस लेट पहुंचती है, जिसकी वजह से उसका मूड बहुत ही ज्यादा खराब होता है। उसी वक्त वहाँ पर साहिल आता है और बोलता है, कोमल यार, तुम्हें पता है कि आज तुम पूरे 20 मिनट लेट हो। मुझे तो एक बार को ऐसा लगा कि तुम आओगी ही नहीं। फिर तुम्हें यहाँ देखकर मेरी आंखों को राहत मिली। अब आंखें सेक ली हो तो दफा हो जाओ यहाँ से, मेरा मूड पहले ही बहुत खराब है। कोमल का ये बर्ताव देखकर साहिल बिना कुछ कहे उसके कैबिन से चला जाता है, जिसके बाद ऑफिस की कैंटीन में बैठकर कॉफी पीने लगता है। कुछ ही देर में कोमल भी वहाँ आ जाती है और उसी की टेबल पर बैठकर बोलती है, साहिल आई एम सॉरी, सुबह मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही रूडली बात कर रही थी। कोई बात नहीं कोमल, मैं समझता हूँ कोई ना कोई रीजन जरूर होगा इसके पीछे, इसीलिए मैंने उस वक्त तुमसे कुछ नहीं कहा। थैंक यू सो मच साहिल, तुम सच में बहुत अच्छे हो और मुझे बहुत अच्छे से समझते हो। शायद इसलिए तुम्हारे लिए मेरे दिल में एक सॉफ्ट फीलिंग है। तुम्हारी फीलिंग चाहे जो हो, पर इतना तो मैं श्योर हूँ कि मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए फीलिंग है वो एक सच्ची मोहब्बत है और मैं तुम्हें किसी भी हाल में नहीं खोना चाहता, कभी भी नहीं। हमसे इतनी मोहब्बत ना कीजिए, कहीं हम खुद को ना भूल जाए। अभी तो आगाज है आशिकी का दिलरुबा, नाम बदल दीजिएगा मेरा अगर अंजाम तक आप मेरी ना हो जाएं। मैं भी ना कहाँ खो गई, कहीं ये साहिल तो नहीं? अरे नहीं नहीं, वो तो मुझे कब का भूल गया होगा। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक दिन कोमल का पति विहान ऑफिस से वापस जल्दी घर आ जाता है और कोमल के लिए अपने हाथों से उसकी पसंद का खाना बनाता है, साथ ही अपने बेडरूम को सजाकर उसे एक अच्छा सा लुक देता है।
जिसके कुछ देर बाद कोमल घर आती है। तभी विहान उससे कहता है, आ गई मेरी वाइफ, चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, आज तुम्हें शेफ विहान के हाथ का डिनर नसीब होगा। चलो अच्छा है, कम से कम आज खाना तो नहीं बनाना पड़ेगा। अरे वाह, आज तो मैं सच में बहुत लकी फील कर रही हूँ। चलो डिनर करते हैं। दोनों साथ में खाना खाते हैं, जिसके बाद विहान कोमल की आंखें बंद करके उसे कमरे में ले जाता है। कमरे में पहुंचकर जब विहान कोमल की आंखों से अपने हाथों को हटाता है तो कोमल कमरे को देखकर बहुत खुश होती है। जिसके बाद विहान उसके गालों पर किस करता है और उसे बेड पर बिठाकर बोलता है, थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी में आने के लिए। तुमने मेरी लाइफ से अकेलेपन को दूर किया है और मुझे अपना पति एक्सेप्ट करके जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। आई एम वेरी लकी टू हैव यू इन माई लाइफ। सच में विहान मुझसे कितना प्यार करते हैं, मैं ही उनके लिए सब कुछ हूँ। आप मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको पाकर मैं बहुत खुश हूँ। इतना कहकर दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। अगले दिन विहान जरूरी काम से घर पर ही रुकता है और कोमल अपने ऑफिस चली जाती है। जिसके बाद घर की डोरबेल बजती है। विहान जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसे कोई नहीं दिखता, बस नीचे एक लिफाफा होता है। विहान उस लिफाफे को उठाकर दरवाजा बंद कर देता है। उस लिफाफे को खोलकर जब वो देखता है तो उसमें कोमल की पिक्स होती हैं, जिन पर लिखा होता है कि कोमल सिर्फ और सिर्फ मेरी है। ये देखकर विहान बहुत हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ कोमल को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। मैं तुम्हारे वो राज जानता हूँ जिसे तुमने अभी तक अपने पति से छुपा रखा है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पति को कुछ ना पता चले तो तुम्हें कल 12 बजे आकर मुझे मिलना होगा, तुम्हारे ऑफिस के पास वाले पार्क में। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? ये सब सुनकर कोमल डर जाती है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। जिसके बाद शाम को जब वो घर पहुंचती है तो विहान उसे वो लिफाफा दिखाकर सारी बात बता देता है। विहान कोमल के साथ पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करता है। जिसके बाद पुलिस उस अनजान को पकड़ने के लिए कोमल के फोन वाले आदमी की बताई हुई जगह पर जाने को कहते हैं और अगले दिन कोमल अपने ऑफिस के पास वाले पार्क में पहुंच जाती है। जिसके बाद एक नकाबपोश आदमी कोमल के पास आता है। जैसे ही वो कोमल की तरफ बढ़ने लगता है, अचानक से विहान और पुलिस वाले आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसका नकाब उतार देते हैं। जिसे देखकर कोमल कहती है, साहिल तुम? हाँ, मैंने कहा था ना कोमल, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें कभी भी भूल नहीं सकता। अगर तुम मेरी ना हुई तो मैं तुम्हें किसी भी हालत में पाकर रहूंगा। साहिल की ये बात सुनकर कोमल को वो दिन याद आ जाता है जब वो साहिल से इसी पार्क में आखिरी बार मिली थी। साहिल, जो मैं तुमसे कहने जा रही हूँ शायद तुम्हें उसका बुरा लगे, बट ये बात सच है कि हमारे रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। हाँ, मुझसे गलती हुई कि मैंने शादी के बाद भी तुमसे रिश्ता रखा, जिसे मैं अब खत्म करना चाहती हूँ। कोमल, मेरे साथ ऐसा मत करो। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। साहिल, प्यार करना हमारे बस में नहीं होता, लेकिन उसे भूलकर आगे बढ़ जाना ये तो हमारे बस में है ना। सो प्लीज तुम भी मुझे अब कॉल मत करना और मिलने की कोशिश भी मत करना। मुझे भूल जाओ और अपना ध्यान रखना। गुड बाय। कोमल, मुझसे ये नहीं होगा। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं किसी भी हालत में तुम्हें पाकर रहूंगा, चाहे जो हो जाए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम कुछ ऐसा करोगे, मुझे ऐसे परेशान करोगे। उस वक्त मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया, लेकिन तुम मुझे पाने के लिए इस हद तक गिर जाओगे? तुम इसे पहले से ही जानती हो। विहान के इतना कहने पर कोमल साहिल के बारे में उसे सब बता देती है और विहान से माफी मांगते हुए कहती है, विहान, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे ये बात छुपाई, पर अगर मैं तुम्हें ये सब पहले ही बता देती तो शायद ये सब कभी ना होता। आई एम सॉरी विहान। कोमल की सारी बात सुनकर विहान उसके आंसू पोंछता है और उसे गले लगा लेता है। साथ ही पुलिस साहिल को वहां से ले जाती है। जिसके बाद साहिल को कोमल को परेशान करने के जुर्म में सजा हो जाती है। अब कोमल भी सब कुछ भूलकर विहान के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है और एक नई शुरुआत करती है। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।